हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पीवाईक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है। इन ऑप्शन में से बताना है कि वीकर सेक्शन मीन्स क्या होता है। तो मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। जो कमज़ोर वर्ग के बालक होते हैं यानी वीकर सेक्शन, इनका मतलब ये नहीं होता कि वो जो गरीब होते हैं। इसका मतलब होता है कि सरकार ने एक न्यूनतम सीमा तय कर रखी है कि उनके पेरेंट्स की क्या न्यूनतम आय होनी चाहिए। तो उससे जिनकी न्यूनतम आय से कम होती है उसी को ही कमज़ोर वर्ग के बालक बोलते हैं, यानी जिनके माता पिता की वार्षिक आय का सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम सीमा से कम होती है, तो वो वीकर सेक्शन होते हैं। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। ऑप्शन बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। ऑप्शन सी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। मैंने आपको बताया कि सरकार एक निर्धारित करती है न्यूनतम सीमा कि इसकी फैमिली की इतनी इनकम होनी ही चाहिए। अगर उस न्यूनतम लिमिट, जो मिनिमम लिमिट होती है इनकम की, अगर उससे कम है तो वो वीकर सेक्शन में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 specifies that if the number of students admitted from the class first to class 5th is more than 200, the required student teacher ratio shall be। तो इसमें ये पूछा है कि जो राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट है उसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, अगर उसमें उनकी संख्या 200 से ज़्यादा है तो टीचर पर एक स्टूडेंट की कितना रेशियो होना चाहिए, कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या कितना होना चाहिए, ये पूछा है। ऑप्शन ए 30, बी 40, सी 45, डी 50। तो मैं आपको बता देती हूँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार क्लास 1 से 5th तक के स्टूडेंट की संख्या अगर 200 से ज़्यादा होती है तो एक टीचर पर 40 स्टूडेंट होने चाहिए, यानी 40:1 का रेशियो बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 40, 40। क्वेश्चन थर्ड, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी हमें एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है, नेगेटिव बताना है एक्शन रिसर्च के बारे में। तो एक्शन रिसर्च के बारे में जान लेते हैं। नाम से पता चल रहा है एक्शन यानी कुछ क्रिया करना, रिसर्च कर यानी खोजना। तो एक्शन करके रिसर्च करना, ये जो एक्शन रिसर्च होता है ये टीचर या तो एजुकेशनल फील्ड के लोग करते हैं और ये कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें कोई विशेष समस्या होती है उसको सॉल्व किया जाता है, और ये लोकल लेवल की जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है उन पर भी किया जाता है रिसर्च। तो ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं कि इसमें इसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए, ये अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। नहीं, मतलब हाँ किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। मैंने इसमें कुछ ऐसा नहीं बताया कि इसमें कुछ डिसीजन मेकिंग हो ऑन अ लार्ज स्केल पर, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ये भी सही है कि इसको एवरीडे प्रॉब्लम एट द लोकल लेवल पर किया जाता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये टीचर या किसी एजुकेशनल फील्ड के लोग द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी राइट है। रॉन्ग आंसर पूछा है मतलब नेगेटिव पॉइंट, तो सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। यानी टीचिंग के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, टीचिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी जो शिक्षण में होता है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इम्प्रूव कर सकते हैं।
टीचिंग इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हाँ जी, जो टीचिंग होती है ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों होती है। हम अपनी डेली लाइफ से भी कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और स्कूल भी जाते हैं हम फॉर्मल रूप से, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है। ऑप्शन सी, टीचिंग इज़ बोथ अ साइंस एंड अ आर्ट। ये भी सही है कि साइंस और आर्ट दोनों हैं। टीचिंग इज़ कंडीशनिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब बताती हूँ कैसे। जो टीचिंग कंडीशनिंग इसमें बोला गया है, कंडीशनिंग का मतलब होता है बिहेवियर को कंट्रोल करना, जैसे किसी की हैबिट बनाते हैं। टीचिंग में कंट्रोल तो किया नहीं जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षण शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। यानी हमें ये बताना है जो NCF 2005 है उसने किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया है। तो मैं पहले आपको ओवरऑल शॉर्ट में NCF 2005 के बारे में बताती हूँ। जो NCF 2005 है ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को प्रमोट करता है और इसमें 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिसमें से पहला है नॉलेज को स्कूल के बाहर की लाइफ से जोड़ना, कि बच्चों को बाहर की भी स्कूल से बाहर जोड़कर पढ़ाना। रोड लर्निंग से दूर रखना, यानी बच्चों को रट्टाफिकेशन करके कुछ नहीं पढ़ाना, मीनिंगफुल लर्निंग हो और एग्ज़ाम फ्लेक्सिबल होने चाहिए, और डेमोक्रेटिक वैल्यू डेवलप की भी इन्होंने बात की है। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। ऑप्शन ए, फिज़िकल रिसोर्सेज, कि इन्होंने भौतिक संसाधनों की बात की है NCF 2005 में। नहीं, इन्होंने किसी फिज़िकल रिसोर्सेज की बात नहीं की है। इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग चाइल्ड सेंटर की बात की है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड टीचर। इससे कोई बेहतर ऑप्शन देखते हैं। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, यानी कि बच्चों को स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस दे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज। ऑप्शन डी, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार। सबसे अच्छा और पॉजिटिव सभी ऑप्शन से कंपेयर करें तो ऑप्शन डी दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब मैं बताती हूँ कैसे होगा। क्योंकि बालकों के लिए जो स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस है और करिकुलम है वो बच्चों के अकॉर्डिंग रिफॉर्म किया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? तो ऑप्शन ए, क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑप्शनल। ऑप्शन बी, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। कंडक्ट ऑफ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन सी, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो ऑप्शनल किया जाए। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। बताओ क्या होगा राइट आंसर? हाँ, एकदम सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि क्लास 10th में एग्जामिनेशन ऑप्शनल कर दिए गए हैं, जो NCF 2005 के ही थ्रू किया गया है। क्योंकि इसमें चाइल्ड सेंटर की ज़्यादा बात की गई है, तो चाइल्ड को बीच में रखते हुए ही क्लास 10th के एग्जामिनेशन को ऑप्शनल किया गया है। अब 7th क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन बी, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन सी, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें एनुअल एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की बात की है, जिसमें CC आता है, जिसका नाम आपने सुना होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। जो इसको करने से फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा बच्चों का स्ट्रेस नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इससे बच्चा दबाव कम रहता है बच्चे पर। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, यानी द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज़।
ऑप्शन ए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को कमज़ोर हो, इंटेलिजेंट हो, इसमें लेबल नहीं करना चाहिए, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। यानी जिसमें भी पहचान करते हैं, ये तो रेमेडियल टीचिंग में आता है, ये इसमें कोई इवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी राइट नहीं है। ऑप्शन सी, अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों को पता लगाना। यानी बच्चे को जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उस लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पता लगाना, उस प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना, तो ये भी सही नहीं है। ये काम तो एक्शन रिसर्च का होता है। ऑप्शन डी देखते हैं हम, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। यानी कि बच्चों ने एजुकेशन को जितना प्रिपेयर किया गया है कि बच्चे की प्रोडक्टिव लाइफ के लिए बच्चा कितना बेहतर हो रहा है उससे, ये जानना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिव लाइफ के बारे में बताया गया है कि बच्चे ने खुद को कितना तैयार किया है, ये जानना। तो इवैल्यूएशन का उद्देश्य यही होता है, प्रोडक्टिव लाइफ। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए किस टीचिंग द्वारा ज़्यादा बेहतर मानते हैं? तो ऑप्शन से गो थ्रू होने से पहले और आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराएं, बच्चे को सेल्फ एक्सपीरियंस हो, जो बच्चे को सेंटर में रखा हो, वही वाला इसका आंसर होगा। तो वीडियो अडेप्टेशन, इसमें तो बच्चा कुछ करके तो सीख नहीं रहा, बस बच्चा देखेगा और सुनेगा। ऑप्शन बी परफॉर्मेंस, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी सेल्फ एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन सी है, सेल्फ एक्सपीरियंस करेगा तो बच्चा अच्छे से सीखेगा प्राइमरी लेवल पर। तो राइट आंसर इज़ द ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 10 पर आते हैं। मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसमें ज़्यादातर किसका रोल सबसे ज़्यादा होता है? पेरेंट्स एंड टीचर का। जो मानव विकास होता है पेरेंट टीचर तो करते नहीं हैं, वो तो इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। ऑप्शन बी सोशल एंड कल्चर फैक्टर, ये भी इन्वायरमेंट में आएगा। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब बताती हूँ कैसे। जो हेरिडिटी होती है, इसमें जो भी ट्रेड होते हैं हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे हाइट हो गया, आइज़ कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सब हो गया, तो ये हेरिडिटी है। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जहाँ बच्चा ग्रो करता है, जैसे फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, सोसाइटी कल्चर हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।